नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग को लगता है कि आने वाले समय में टूरिज्म इंडस्ट्री वापस से पोस्ट कोविड बूस्ट हो सकती है, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए एक इमर्जिंग इंडस्ट्री जो टूरिज्म से रिलेटेड है उसके लिए। जस्ट हाल ही में डेल्टा कॉप के भी नतीजे आए, तो हम अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हम उसकी कोई कंपनी का डीप रिसर्च करेंगे। पूरा अम्यूजमेंट पार्क में कौन से फंडामेंटल देखने चाहिए उस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स तो अनेक होते हैं, पर दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग फंडामेंटल देखे जाते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के कुछ और फंडामेंटल्स, मैच्योर इंडस्ट्री के कुछ और फंडामेंटल्स, डिकेइंग इंडस्ट्री की कुछ और फंडामेंटल्स, राइट। तो हम डीप में बात करेंगे दोस्तों अम्यूजमेंट पार्क के लिए। तो ये कोई टिप देने का वीडियो नहीं है जहां पे 9-10 मिनट में हम बता देंगे बाय दिस कंपनी वंडरफुल है, उठाओ इसको। नो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा। हम जानेंगे कि दूसरी कंट्रीज में भी कैसा यही सेक्टर बिहेव कर रहा है, और इंडिया में जो टूरिज्म अच्छा है कि बुरा है, वो कब से ऐसा है, और ये कैसे सुधर सकता है। राइट फ्रेंड्स, चलो दोस्तों रेडी हो जाओ मेरे साथ। हम लोग पूरा अम्यूजमेंट पार्क पे आज बातचीत करने वाले हैं। गेट रेडी। तो दोस्तों हम अलग अलग फंडामेंटल्स की बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री है उसकी। इंडिया की कंपनियां देखे, सही में अगर आप डायरेक्टली इंडिया की कंपनी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया की जो फंडामेंटल्स है वो जुड़े होते हैं दुनिया में जो डेवलप कंट्री है वहां के फंडामेंटल से। वो कंपनियां कैसी है, वो कैसे बढ़ी, उसके साथ ही हम थोड़ा इंडिया का बेस देखेंगे। क्या इंडिया पहले से टूरिज्म में ऐसा वीक है? राइट फ्रेंड्स, दिस इज अवर शेड्यूल। हम इन कंपनियां देखेंगे, हम वर्ल्ड में क्या अभी रिसेंटली चल रहा है उसको देखेंगे, और उससे पहले यस मुझे पता है आप सब लोगों को डिज्नीलैंड घूमने जाना है ना। डिज्नीलैंड का नाम अव्वल आता है जब हम अम्यूजमेंट पार्क्स की बात करते हैं, राइट। सो ये जो डिज्नीलैंड हो पेरिस का, अम्यूजमेंट पार्क और अदर रिक्रिएशन इंडस्ट्री का एक पार्ट है। दोस्तों असल में इस इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइज वे में शुरुआत करीबन 1950 में हुई थी, और पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क वगैरह वगैरह अलग अलग पार्क प्रकार के पार्क है। ग्लोबल सेल्स इनका आज दोस्तों 200 लाख करोड़ का है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ग्लोबल फुटफॉल्स 31 करोड़ के हैं दोस्तों। कितने? 31 करोड़ लोग ग्लोबली ये सब जगह पे घूमने जाना पसंद करते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा एशिया का भी है। 20 करोड़ एशिया को फुटफॉल्स मिलते हैं। तो एशिया बड़ा फायदा इसका उठा रहा है, पर इंडिया क्या कर रहा है? क्या इंडिया इसका लाभ ले पा रहा है? हम थोड़ा दोस्तों इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। इंडिया, दोस्तों इंडिया की 2019 के डेटा देखे, 2021 के डेटा काम इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि दुनिया भर में टूरिज्म के लिए ये डिके रहा, फॉल आया कोविड के कारण। तो अगर हमें प्रॉपर टूरिज्म के डेटा देख रहे हैं तो हमें 2019 के देखने पड़ेंगे। 2019 इंडिया फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 1.8 करोड़ का था। अब हमारा वर्ल्ड में शेयर है खाली 1.2%। सोचो एक ऐसा कंट्री जहां पे दुनिया की 17% पॉपुलेशन रहती है, वो कंट्री में घूमने आने का शेयर खाली 1.2% है। इसका मतलब हमारी टूरिज्म की इनकम भी ऐसी कुछ होगी, बराबर है। हम टूरिज्म का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, क्यों? इंडिया में घूमने की मजा नहीं आती है। हाँ, डर्टी स्ट्रीट्स बोलते हैं लोग, हाईली पॉपुलेटेड, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। हम देखेंगे दोस्तों क्या यही है सच्चाई इंडिया की? हमारा दोस्तों 24वां रैंक है, 24वां पॉपुलेशन में, दूसरा टूरिज्म में 24वां। इट्स गुड दोस्तों, ये कुछ और बुरा था। अगर 20 साल पहले हम देखें 25 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इंडिया में थे, और हमारा 0.40% शेयर था खाली। यानी दुनिया की एक ऐसी कंट्री जहां 17% आबादी रहती है, आधा टका ही फॉरेन टूरिस्ट जहां आते हैं। हमारा 54th रैंक था, जो बहुत ही बुरा रैंक था। यस, पिछले 20 सालों में हमने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन क्या दोस्तों ऐसा ही हाल था इंडिया का? क्या सही में जो लोग बोलते हैं डर्टी स्ट्रीट्स, हाईली पॉपुलेटेड, क्या यही है इंडिया की हकीकत?
दोस्तों शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। हमें हमें कैसे? क्या हम पूरी दुनिया घूमे, घूमना चाहिए, पूरा वर्ल्ड घूमे, स्विट्जरलैंड जाए, थाईलैंड जाए, बैंकॉक जाए, यूरोप जाए, इंडिया से शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं? क्या इंडिया सही में ऐसा है जैसी कुछ लोग बातें करते हैं, राइट? कि हमने इंडिया को ऐसा बताया है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े जिन ट्रैवलर्स के नाम है दोस्तों, अगर पूरा वर्ल्ड का हम ट्रैवलर एक्सप्लोरर देखें, तो ऐसा ट्रैवलर या एक्सप्लोरर था नहीं जो दुनिया में फेमस हुआ हो और उसने इंडिया की विजिट ना की हो। इन फैक्ट उनकी इंडिया की विजिट से ही उनका ट्रैवल प्लान खत्म होता था। जब तक उन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया था तब तक उन्हें ट्रैवलर नहीं कहा जाता था। दोस्तों, ग्रीक ट्रैवलर, हमने नाम शायद सुना होगा, मेगास्थेनेस, उन्होंने इंडिका लिखी कब? जब उन्होंने इंडिया की विजिट की। आप जानते हो दोस्तों, मेगास्थेनेस की जो इंडिका है, हमें कुछ फॉरेन लिटरेचर से इंडिया का इतनी जानकारी मिलती है जितनी इवन इंडियन लिटरेचर से नहीं मिल पाती है। अब ऐसा क्यों? क्या हमारे लिटरेचर ने नहीं लिखा है ऐसा? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन फैक्ट ये लोग जब इंडिया आते थे तो वो लिटरेचर के लिए इंडिया आते थे, क्योंकि इंडिया का लिटरेचर इतना स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। स्पाइसिस, सिल्क, आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन, रिचनेस, मेटल जो इंडिया में पाया जाता था, ये सारी चीज से दुनिया भर के एक्सप्लोरर इंडिया में अट्रैक्ट हुए और इसी से कुछ अट्रैक्ट इंडिया का पे उनका ढाबा बोलते हैं ना, वो भी हुआ। क्योंकि जब कुछ एक्सप्लोरर ने इंडिया की जाके बात की दुनिया भर में कि यार तुमने इंडिया नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। सिकंदर द ग्रेट, उसको किसने बोला कि इंडिया पे तेरे को राज करना है, इंडिया तेरे को जाना ही है? भले वो कर नहीं सका, पर इंडिया उसका ड्रीम था। आज जैसे इंडिया वालों के ड्रीम में कुछ और कंट्री के नाम लिखे होते हैं, सिकंदर का क्यों इंडिया का ड्रीम था? क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने एक्सप्लोरर से सुनी थी। यस, वो आए इंडिया, चाइनीज ट्रैवलर फा हियन। दोस्तों, 65 साल की उम्र में इन्होंने ट्रैवल किया था पूरा इंडिया। 77 की एज में जब वो वापस चाइना गए, जो उन्होंने बातें रखी इंडिया की, डेट वाज अमेजिंग। उन्होंने उनके लिटरेचर में इंडिया का ट्रेडिशनल, इंडिया के सिटी, इंडिया के रिचनेस के बारे में बताया है। दोस्तों, इसीलिए ज्यादातर क्या होता है, जब भी कोई दूसरा कोई कंट्री, कोई रिच कंट्री पे हमला करता है, जैसे इंडिया पे कई हमने देखे हमले, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? पहला, लिटरेचर को खत्म करने का। क्या करने का? आर्किटेक्चर को तोड़ डालने का। क्यों ऐसा? ताकि जो बाद की जो जनरेशन है उनको पता ही ना रहे कि भारत कितना महान था। यहाँ क्या आर्किटेक्चर, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते थे। दोस्तों, इस्लामिक ट्रैवलर अल बैरूनी, इन्होंने जाके जो मथुरा की प्रशंसा की थी अपने कंट्री में, मथुरा वॉज रिचेस्ट सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम वर्ल्ड वाइड। जो उन्होंने इनके ट्रेडिशन के बारे में बताया, जो फूड्स के बारे में बताया, लोग रह नहीं पाए। दोस्तों, तभी हमने देखा कि किसने हमला किया था इंडिया पे बाद में। यही बातें जो उन्होंने अपनी कंट्री में कही, जिससे वो लोग इधर अट्रैक्ट हुए। और हमने देखा गजनवी ने कैसे 17 बार भारत पे हमले किए और सोना लेके गए। 16वीं बार के हमले में गुजरात के सोमनाथ का नंबर लगा था दोस्तों। कई बार सोमनाथ को लूटा गया। दोस्तों, आप मेरे को बताओ, क्या बैरन लैंड को लूटा जाता है? बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है? सोने की चिड़िया था। बैरन लैंड को थोड़ी ना कोई लूटने आते। इंडिया को इसलिए लूटा जाता था क्योंकि इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 था। दोस्तों, ट्रैवलर का एक हब था। लोग आके यहाँ की रिचनेस देखना चाहते थे। अल मसूदी, जब वो इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया दोस्तों, उन्होंने विजयनगर जाके जो देखा, अपनी कंट्री में जाके उन्होंने विजयनगर की जो प्रशंसा की, जो उन्होंने लिखी किताब वहां पे, उन्होंने ये लिखा दोस्तों, प्योर, कि ऐसा कोई, मैंने अपनी दुनिया घुमाऊं में, पर अपनी आंख से मैंने ऐसे दृश्य, ऐसा आर्किटेक्ट नहीं देखा जो मैंने विजयनगर में देखा। ना मैंने ऐसी चीजें सुनी है अपने कानों से जो मैंने विजयनगर में सुनी। हमें विजयनगर में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो किधर जाना है? बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फिर
आके जब लूटा गया इंडिया को, तब पहले ये सब चीजों को बर्बाद किया गया। यूरोपियन ट्रैवलर मार्को पोलो, दोस्तों जब वो टेंजोर आए, टेंजोर, तब उन्होंने जो जो चीजें देखी इंडिया में, उसका जो वर्णन उन्होंने अपने लिटरेचर में किया है, अमेजिंग। उन्होंने एक बात रखी थी कि भाई जब मैं इंडियन राजाओं से मिला, ज्यादातर राजा अपने सैनिक, अपने जो दूसरे जो प्राइम जो लोग होते हैं उनके साथ वो जमीन पे रहते थे। उनका जो बैठने का जो जगह थी वो भी जमीन पे थी, ऑन द अर्थ। तो मार्को पोलो ने कहा, जब मैंने उनको पूछा कि आप क्यों जमीन पे रहते हो, आप तो राजा हो, आपको तो एकदम ऊपर बैठना चाहिए, जैसा हम देखते हैं ना आजकल की पिक्चरों में। अब ये पिक्चरों में जब हम देखते हैं, क्या ये हकीकत है कि नहीं, वो हमें इनकी किताबों से पता चलेगा कि इंडियन किंग कैसे थे। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लोगों के साथ रहते हो। राजा ने बताया कि हम पैदा जमीन से हुए, कल मिटकर जमीन में ही मिलने वाले हैं, और हमें इसीलिए जमीन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। दोस्तों मार्को पोलो ने जो इंडिया की बातें जाके रखी यूरोप में, यूरोप को इंडिया आना ही था। दोस्तों कैप ऑफ गुड होप का नाम इंडिया की वजह से तो उनका नाम पड़ा कैप ऑफ गुड होप, क्योंकि उनको एक होप हुई कि हम इंडिया को ढूंढ पाएंगे। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया का जो इंडियन ओशन है वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसके साथ कोई सी जुड़ा ही नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे। कैप ऑफ गुड होप ने उनको होप दी कि वो भारत ढूंढ पाएंगे। वास्को ड गामा का जो एक्सप्लोरेशन था, ये वर्ल्ड फेमस हुआ दोस्तों। उसके बाद पोर्टुगीज इंडिया में आए, ये सबसे पहला एक्सप्लोरर माना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस यूएस इंडिया को ढूंढने गया था। तो दोस्तों मेरे, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 डेस्टिनेशन था, लोग इंडिया ढूंढने आते थे। पर फिर जब हम पे हमले हुए, जब आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय किया, जब लिटरेचर को डिस्ट्रॉय किया, और फिर वहां पे देखने लायक क्या बचा। हमला करने वाले इसका ध्यान रखते हैं कि इतिहास मिट जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को पहले क्या था वो कुछ पता ना रहे। दोस्तों दिस इज ब्लैक थिंग ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। पर क्या करें दोस्तों, हमें इसका सामना करना ही होगा, और भूल जाएंगे तो बुरी बात है। फिर अभी अगर हमें इंडियन टूरिज्म को बूस्ट करना है, तो दोस्तों कुछ नए आर्किटेक्चर करने पड़ेंगे। दोस्तों अपना लोकल टूरिज्म में लोकल जगह की जो स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करना होगा। हमने देखा होगा कि ज्यादातर टूरिस्ट एट्रैक्शन क्या रहता है, गर्मी के सीजन में कुछ लोग ठंडी की जगह पे घूमने जाना पसंद करते हैं। अगर वहां पे बढ़िया सर्विस मिलती है, बढ़िया लोकेशन से, क्यों न लोग रहे। लोग आते हैं प्लीजेंट एटमोस्फेयर के लिए, लोग आते हैं आर्किटेक्चर देखने के लिए, राइट। तो लोगों को ये सब चीजें पसंद है। अगर हम आज राजस्थान का जो टूरिज्म इतना फेमस है, क्यों, क्योंकि एक जमाने में वहां पे ये सब बनाया गया राजाओं ने। आज कुछ बनेगा तो कल कुछ देखेंगे, राइट। तो लोकल स्टेट्स में, लोकल सिटीज में टूरिज्म रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। पहला जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको ऊपर के आना चाहिए। अगर नेचर ब्यूटी है तो नेचर को बाहर लाना चाहिए। नेचर नहीं है तो आर्किटेक्चर भी करना पड़ेगा। हमने देखा दोस्तों, मैं जहां रहता हूं जैसे गुजरात, आपने देखा होगा दोस्तों, एक हमारा सिटी है अहमदाबाद, जिसमें से एक नदी बहती थी, वहां पे कुछ बढ़िया प्लानिंग किया गया, रिवर फ्रंट। आज मैंने देखा है बहुत से लोग बाहर से घूमने आते, बोलते हैं पीयूष यार मेरे को वो रिवर फ्रंट देखना है। हम नहीं, कौन बात करता है, जो बाहर से टूरिस्ट है उनको रिवर फ्रंट देखना है, उनको महात्मा गांधी आश्रम देखना है। दोस्तों कितना बढ़िया बिल्ड किया है। कई आर्किटेक्ट जो हुए, अभी गिफ्ट सिटी बन रही है, टूरिज्म का अट्रैक्शन हो रहा है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अगर टूरिज्म में हमें चाहिए तो, राइट। इसी प्रकार से जो अलग अलग स्टेट है, मैं जब कोलकाता गया, मैंने देखा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो मकान है, पहला मैंने विजिट किया। यस, ये एक बड़ी चीज बन सकती है, क्योंकि पूरा भारत उनको रिस्पेक्ट करता है। जब कोई वहां पे जाए, अगर उन्हें पता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी का घर किधर है, तो ढूंढेंगे कैसे। यस, मैंने जाके वहां पे सेल्फी ली, इट वाज माय, मैं अभी भी प्राउडेस्ट डे की लिस्ट होती है ना,
उसमें अपना प्राउडेस्ट डे की लिस्ट में मैंने वो नाम रखा हुआ है कि यस, मैंने सुभाष जी का घर देखा, राइट। तो विक्टोरिया मेमोरियल तो देखेंगे बाद में। सुभाष चंद्र बोस वो थे जिन्होंने इंडिया को बनाया, राइट। तो ऐसे कई चीजें हो सकती है दोस्तों। इंडियन टूरिज्म जबरदस्त बूस्ट हो सकता है। अभी जस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, हमने देखा बहुत विरोध था उसका, लेकिन देखो बना, आज कितना टूरिज्म आने लगा है यहाँ पे। कुछ बनाएंगे तब तो लोग आएंगे यार, नहीं तो फिर पुरानी चीजें देखते रहेंगे, बराबर है। अब दोस्तों टूरिज्म को अगर बूस्ट करना है, नई नई चीजें और अमेजिंग चीजें बनानी होगी, राइट। दोस्तों ये वर्ल्ड में हमने डिज्नीलैंड देखा, जब कभी किसी ने डिज्नीलैंड बनाया तब तो लोग जा रहे हैं। क्या ये बरसों से है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फॉरेन फुटफॉल इंडिया में हमने अभी देखा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा इधर ही तो है जिसका हम लोग चित्र देख रहे हैं, राइट। पेरिस, ग्रीस, फॉरेन फुटफॉल सबसे ज्यादा। यूएस, इवन चाइना में जो पिछले 25-30 सालों में काम किया, आज चाइना में भी फॉरेन टूरिज्म बहुत बढ़ चुका है, राइट। पर अभी भी हम बहुत पीछे है दोस्तों। तो हमें फोकस करना होगा टूरिज्म पे, इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार छोड़ो, हम खुद सेल्फी लेके अपने लोकल चीजों को करेंगे तभी तो अपना लोकल टूरिज्म बूस्ट होगा। सबसे पहले हम सबको, इंडियंस को, भारतीयों को प्रॉमिस देनी होगी कि मैं दुनिया घूमूं उससे पहले भारत का कोना कोना मेरे को घूमना है। हर एक जगह जो भारत में देखने लायक है हम उसको देखें और दुनिया तक उसकी बात पहुंचाए कि आइए इधर, यहाँ पे है टूरिज्म, फिर दुनिया तो देखेंगे। और इंडिया का धंधा पहले बढ़ाना है, राइट। या आपसे अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया ग्रोइंग एट 18% प्री कोविड। भारत का सेल्स 3,000 करोड़, ऑर्गेनाइज का मैं बता रहा हूं ये आपको, लिस्टेड का, राइट। 200 लाख करोड़ में से लिस्टेड कितना? 3,000 करोड़, बहुत कम है। इंडिया का जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दोस्तों 25% कगार से टूरिज्म के रिलेटेड बिजनेसेस आने वाले समय में बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे कोविड की इफेक्ट कम होगी ये सब बढ़ेगा दोस्तों। इंडिया में लार्ज पार्क्स 15 है अभी, कम है दोस्तों। 50 लाख विजिटर इधर आते हैं। मीडियम पार्क 50, 40 लाख विजिटर्स। स्मॉल पार्क 100, 30 लाख विजिटर्स, राइट। तो ये कुछ अभी की हाल है। अब देखो रामोजी फिल्म सिटी बनाया किसी ने? बनाया कि नहीं उन्होंने? उन्होंने बनाया तब तो आज हम लोग जा रहे हैं। अब सोचो, इन्होंने रामोजी फिल्म सिटी बनाया हैदराबाद में, आज भारत का सबसे ज्यादा फुटफॉल जो कोई पार्क को मिल रहा है तो इनको मिल रहा है। तो जबरदस्त मैं इनके लिए शाबाशी दूंगा। ऐसी चीजों की जरूरत है दोस्तों। डोमेस्टिक टूरिज्म भी जबरदस्त ग्रो करना चाहिए दोस्तों। 2000 एकड़ में ये बना है वर्ल्ड ऑफ वंडर्स नोएडा में, 147 एकड़। एडलेप इमेजिका मुंबई में दोस्तों 1.6 मिलियन फुटफॉल्स, 132 एकड़ में। किष्किंधा चेन्नई 120 एकड़। एसएल वर्ल्ड मुंबई 90 एकड़ में। कितने टूरिज्म आते? 1.8 मिलियन। वंडरला बेंगलोर का करीबन 1 मिलियन, 10 लाख टूरिज्म 82 एकड़ में है। क्वींसलैंड चेन्नई में 70 एकड़। ब्लैक थंडर कोयम्बतूर, एमजीएम चेन्नई, निकोपा कोलकाता का 40 एकड़। दोस्तों ये सारे पार्क बने, यहाँ पे फुटफॉल आ रहे हैं। ऐसा कुछ आने वाले समय में बनेगा दोस्तों। अभी ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है, अभी बिल्कुल ग्रो नहीं हुई है। ये वो समय पे बनी जब इंडिया के पास पैसा नहीं था। हम आजाद हुए 47 में, 47 से 2000 का जो समय था, ये बिलो पॉवर्टी लाइन का के जो लोग थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। तो आप क्या उम्मीद करते हो, क्या रामोजी फिल्म सिटी उनको परवड़ेगा क्या? लेकिन अब इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है, हम डोमेस्टिक टूरिज्म ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। आने वाले 15-20 सालों में आप देखो ये फिगर किधर से किधर पहुंचने वाली है। जो फोकस करेगा पैसा बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे, राइट। ये हमने एग्जिस्टिंग पार्क देखे, सब लिस्टेड नहीं है दोस्तों। लिस्टेड क्या है? चलो लिस्टेड वर्ल्ड पे आ जाते हैं अभी हम लोग। इतनी कंपनियां लिस्टेड है जैसे डेल्टा कॉर्प। अब डेल्टा कॉर्प का काम कुछ थोड़ा अलग प्रकार से, इन्होंने अभी क्रूज एक्वायर किए, राइट। ये गेमिंग में है, कसिनो गेमिंग। दोस्तों इंडिया में इतनी कंपनी अभी लिस्टेड है, डेल्टा कॉर्प, वंडरला, निकोपार्क, एडलेप्स, आजवा फन, हैंडमैन।
मेरे को पता है आप लोग सोचोगे पीयूष भाई ये महिंद्रा हॉलिडे क्यों नहीं है। महिंद्रा हॉलिडे को होटल्स और रिसोर्ट में गिना जाता है, राइट। तो हमने उसको इधर नहीं रखा हुआ है, राइट। ये थीम पार्क रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं। इन सबका टोटल मार्केट कैप दोस्तों देखे तो 10,000 करोड़ का है। कितना छोटा है, राइट। पूरी इंडस्ट्री का मिलके 10,000 करोड़ है। जबकि आपने अगर डिज्नी का देखे हो तो टॉप कंपनीज में इनका नाम आता है दोस्तों। तो ये मार्केट शेयर देखे अगर हम, 81% मार्केट कैप डेल्टा कॉप के पास है दोस्तों। ये मैंने फिगर आपको अभी मार्केट कैप की तो लेटेस्ट ही दी हुई है। फिर 81% डेल्टा कॉप के पास इसलिए है क्योंकि कसिनो और गेमिंग पे काफी पैसा जाता है। दूसरा नंबर वंडरला का है और बाद में निको पार्क और सारे लोग आते हैं। तो एक चीज आपने देखी होगी थोड़ी मैच नहीं कर रही, जैसे एडलैब, राइट। अभी हमने बोला कि भाई जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो एडलैब यानी ये इमेजिका 132 एकड़ में है, इतना सारा फुटफॉल है, पर फिर उसको मार्केट कैप क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये भी देखना पड़ेगा हमें क्यों एडलैब इतना बड़ा होने के बावजूद उसका मार्केट कैप वंडरला से 10 गुना कम है। और वंडरला इमेजिका जितना होने के बावजूद उसको मार्केट कैप इतना ज्यादा मिल रहा है, राइट। हम देखेंगे ये चीजों में, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले साल कोविड में क्या अफेक्ट हुआ। हमने देखा दोस्तों डेल्टा कॉप का धंधा आधा हो गया, उसके सामने दूसरे सब जो पार्क्स थे उनके धंधे तो दोस्तों 80 से 90% अफेक्टेड थे। मतलब कोविड के 2 सालों में दोस्तों लोग थीम पार्क कम गए पर कसिनो गए हैं, नहीं तो उनका धंधा 46% नहीं होता, बराबर की नहीं। पर अब सब रिकवरी मोड पे है दोस्तों। हालांकि सबसे पहले रिकवर भी फिर डेल्टा कॉर्प ही होगा, उसके बाद ये सब थीम पार्क भी रिकवर होंगे। इस साल देखो आप जो धंधे आएंगे दोस्तों कमाल करने वाले हैं। डेल्टा कॉर्प का ऑलरेडी रिकवरी आ चुका है। दूसरे सब वंडरला एडलैब ये सबका भी रिकवरी आएगा। हम देखेंगे दोस्तों अगले साल ज्यादातर रिसोर्ट वापस से लाइफ टाइम हाई लगाएंगे। ये अदर लेजियर फैसिलिटीज है दोस्तों। यहाँ पे अदर लेजियर फैसिलिटीज में जो कंपनियों के नाम है, पहले इसका नाम अदर लेजर फैसिलिटीज था, अभी क्या नाम हो गया है, सेक्टर का नाम बदल के अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर रिक्रिएशन हो चुका है, राइट। तो अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर रिक्रिएशन का धंधा अगर आप 2020 का देखो 2020, राइट। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये कोविड अफेक्टेड वाला टाइम नहीं था, तो हमने ये साल लिया दोस्तों। डेल्टा को उस समय भी 774 करोड़ का टर्नओवर करता था। वंडरला 283 और एडलैब और वंडरला ऑलमोस्ट एक जितने 200 करोड़ का एडलैब का धंधा। निको पार्क एक छोटा कंपनी है 55 करोड़। आजवा फन ये हमारे बड़ौदा का है, गुजरात का, 2 करोड़। हैंडमैन 1 करोड़, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी देखे अगर हम लोग तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प 185 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो इनके मार्जिन डेल्टा कॉर्प और वंडरला ये दो ही है जिनके मार्जिन एकदम स्ट्रॉन्ग है। डेल्टा कॉर्प 23% मार्जिन, सॉरी 24, एंड वंडरला 23%। तो ये दोनों ही पार्क ऐसे हैं जिन पे फोकस किया जाता है क्योंकि ये कुछ घर पे कैश फ्लो ले जाते हैं। देखो घर पे प्रॉफिट ले जाएंगे तब जाके तो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे एक्सपांशन के लिए। आपको क्या लगता है ये जो वंडरला का जितने पार्क है, डेल्टा लोकोर्प अभी जितने जगह पे काम कर रहा है, इतना सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, इतना तो कुछ भी नहीं है, राइट। इससे और 10 गुना एक्सपांशन होगा आने वाले वर्षों में। तो अगर हम लोग ये एक्सपांशन का फायदा लेना चाहते हैं दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा हमें, फायदा लेना चाहते हैं तो इन सब रिसोर्ट को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप उम्मीद मत रखना कि आपको कैश फ्लो सीधा आपकी जेब में आए। हो सकता है आपको कम डिविडेंड आए क्योंकि ये सब पार्क को एक्सपांड करना है। इंडिया में जो बूम आने वाला है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, उसका फायदा उठाना है। तो ये सारे पार्क आप हर साल देखोगे कहीं ना कहीं एक्सपांड होंगे। तो टीसीएस एचयूएल से जो कैश फ्लो की उम्मीद रखो वो कैश फ्लो इधर उम्मीद मत रखना, ये इन्वेस्ट करते जाएंगे कैपेक्स में, राइट। तो मार्जिन इनके अच्छे होंगे ये देखना पड़ेगा। देखो मार्जिन ही नहीं होंगे तो ये इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे कैपेक्स में। अगर मार्जिन नहीं होंगे तो ये कैपेक्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, लोन लेके, राइट। अब जरूरी नहीं है वो लोन इतनी अच्छी हो, बराबर है, लोन की भरपाई भी नहीं कर पाए।
हमें ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो ऑपरेशनल प्रॉफिट कर पाती है, राइट। और डेल्टा को वंडरला ये दोनों के उसमें अव्वल नाम आते। एडलैब मैंने बताया ना, मार्केट कैप क्यों इतना घटिया है, क्योंकि उनके मार्जिन ही नहीं है। 200 करोड़ का धंधा करते हैं, 400 करोड़ का नुकसान करते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? ड्यू टू ह्यूज डेप्थ। बराबर है। दूर रहो दोस्तों, खाली दो कंपनी है देखने लायक मेरे ख्याल से, डेल्टा एंड वंडरला फ्रॉम दिस सेक्टर। तो जो बूम होगा ट्रैवल एंड टूरिज्म का, उसमें ये दो कंपनी उसका फायदा उठा पाएगी, राइट। करंट रेशियो दोस्तों, हमें लिक्विडिटी रेशियो जरूर देखना चाहिए, और ये समय पे खास, ये समय पे इसलिए खास क्योंकि ये समय पे जब 2 साल से हालत सबकी टाइट है, हालत टूरिज्म की टाइट है, वो समय पे तो लिक्विडिटी क्रंच आ गया होगा इन लोगों को। लिक्विडिटी क्रंच यानी पैसे नहीं रहेंगे ऑपरेशन चलाने के लिए, तो कंपनी बंद हो सकती है दोस्तों। डेल्टा कॉर्प का करंट रेशियो कैसे देखा जाता है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 4 गुनी ज्यादा है, तो कोई चिंता ही नहीं है लिक्विडिटी की। वंडरला 3 गुना ज्यादा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। निको पार्क की डबल है, हैंडमैन 1 टाइम्स ज्यादा। आजवा फन वर्ल्ड 32%। मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी जो है वो एसेट के मुकाबले जब हम करेंगे तो एसेट खाली 32% है। 100 रुपए की लिक्विडिटी के सामने खाली 32 रुपए की एसेट है, तो यहाँ पे बड़ा रिस्क है दोस्तों। इसीलिए हमने इक्विटी इनफ्लो भी देखा इस साल आजमा फंड वर्ल्ड में। एडलैब पता नहीं क्या होगा यार, बुरे हाल है। हम कितने समय से, मैं 2015-16 में आप लोगों के शहर आया था, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। हमने आपको उदाहरण भी बताया था कि एडलैब में क्या हाल है, वंडरला में क्या हाल है, क्यों बताया था। ये देखो एडलैब का ये करंट रेशियो है दोस्तों, क्यों ऐसे हाल हो गए? क्योंकि उनके फंडामेंटल ऐसे ही थे पहले से। सिर्फ 6% एसेट है लायबिलिटी के सामने, करंट एसेट्स। बहुत बुरे हाल है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो फिर फंस सकते हैं हम लोग, राइट। देखो मैं यहाँ पे किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं हूँ, कोई कंपनी मेरी नहीं है, कोई टिप देने का काम नहीं है हमारा, बट स्टिल वी नीड टू चेक इट। करंट रेशियो बुरा हो तो तैयार रहने का। फिर आप बोलोगे पीयूष भाई शेयर बाजार में ऐसा होता है वैसा होता है, वो आपकी सिलेक्शन की वजह से ऐसा होता है, राइट। ट्रेड साइकिल एक देखनी चाहिए। देखो वैसे देखा जाए तो हर एक सेक्टर में देखो ट्रेड साइकिल, इधर नहीं देखने की। मैंने इधर ली क्यों? ताकि आपको पता चले कि ट्रेड साइकिल क्यों नहीं देखने की। आपको क्या लगता है, आप कोई भी रिसोर्ट में जाते हो तो वहां उधारी होती है, बाहर इमेजिका के बाद टिकट लेके हम अंदर जाते हैं, तो जनरली इनकी ट्रेड साइकिल पूरी नहीं होगी, राइट। अब आईटी की ट्रेड साइकिल इनसे पूरी होती है, तो क्या हम ये बोलेंगे आईटी की कंपनी घटिया है? उनकी ट्रेड साइकिल होती है क्योंकि 3-3 साल के प्रोजेक्ट होते हैं आईटी के, तो हर एक फंडामेंटल को चिपका नहीं देने का कोई भी सेक्टर के ऊपर, राइट। इनकी इतनी बढ़िया ट्रेड साइकिल, इसका मतलब सब कंपनी बढ़िया है क्या? नो, या उधारी नहीं होती। एडलैब 1%, आजवा 5%, कुछ है ही नहीं। तो ट्रेड साइकिल दूसरी बार देख के टाइम नहीं बिगाड़ने का ये सेक्टर में। मैंने क्यों ली? आपको समझाने के लिए। ये दोस्तों कुछ नियर टर्म लिक्विडिटी रेशियो हमने देखे। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म रेशियो देखते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म आइडिया दे सकते हैं कंपनी में आने वाले समय में तो कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आने वाले। करंट रेशियो मार्जिन ये नियर टर्म प्रॉब्लम बता देते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देखने के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों बड़ा जरूरी चीज है। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और डेब्ट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे देखा जाता है? आप बोरोइंग को टोटल इक्विटी से कंपेयर करते हो। डेब्ट रेशियो कैसे देखते हैं? टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट को कंपेयर करते हैं। तो देखो जनरली ये जिसका अच्छा वो डेब्ट रेशियो अच्छा, जनरली ऐसा ही होना चाहिए, राइट। वंडरला का आप देखो डेब्ट रेशियो भी बढ़िया है, तो डेब्ट टू इक्विटी भी बढ़िया है। ये डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। डेल्टा को डेब्ट फ्री कंपनी है, जीरो डेब्ट, तो डेब्ट रेशियो भी इनका खाली 11 और 12% है। डेब्ट रेशियो मतलब कंपनी की टोटल लायबिलिटी एसेट के मुकाबले खाली 12% है। तो ना नियर टर्म प्रॉब्लम है ना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। निको पार्क में थोड़ा है प्रॉब्लम, 30%। अब ये भी कंफर्टेबल है, 30% मतलब कोई बुरी बात नहीं, पर हम उसको वंडरला और डेल्टा कॉर्प से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा तभी अभी बंधन बैंक के जो एक पार्ट था, उन लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया निको पार्क में जस्ट रिसेंटली। ऐसा क्यों करना पड़ता है दोस्तों? ये सब चीजों की वजह से। हैंडमैन 0% डेब्ट टू इक्विटी, पर डेब्ट रेशियो यहाँ पे 59% है।
ये बुरा है, राइट। आजवा फंड, एड लैब का तो देखो नहीं, 140% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये तो लगाम आगे निकल चुकी है। डेब्ट टोटल एसेट के मुकाबले 140% है, बहुत बुरे हाल है। डेब्ट रेशियो मतलब टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट से डबल है, बिल्कुल दूर रहने का। देखो बहुत से लोग मेरे को कहते थे, पीयूष भाई रुचि सोया उठने वाली थी, आलोक उठने वाली थी, ऐसी बहुत सी कंपनियों में प्रॉब्लम आए, राइट, कई कंपनियां थी, तो हमको ऐसी कंपनी ले लेंगे तो अच्छा नहीं है, कल को इनको खरीदेगा और हमको फायदा हुआ। दोस्तों आप देख लेना उनका डेटा, अगर आपने पहले से रुचि सोया ली होती तो आपको फायदा नहीं होता, आलोक ली होती तो फायदा नहीं होता। क्योंकि जब कोई खरीदता है आपको तो बुरे दाम पे खरीदता है। अरे बैंक गई है कंपनियों के पास, कंपनियां नहीं आई है बैंक के पास, बैंक गई है कंपनियों के पास, यार इसको ले लो ताकि हमारी लोन निकले। तो आपको क्या लगता है कंपनियां एकदम तगड़े दाम पे लेगी? बिल्कुल नहीं, बुरे दाम पे खरीदते हैं इन कंपनियों को। तो जो शेयर होल्डर है उनको बुरा दाम मिलता है। ऐसा होता है आपके 100 शेयर 10 हो जाते हैं, 10 शेयर 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ने उसको बहुत ही सस्ते में लिया होता है, नहीं तो कोई लेगा नहीं इसको। तो कभी शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता है। देखो शेयर होल्डर को कब फायदा होता है पता है, एक बार कोई खरीद ले, जैसे रिलायंस ने आलोक को ले लिया, अब आलोक का भविष्य उज्जवल है। पतंजलि ने आपके रुचि सोया को ले लिया, अब रुचि सोया का भविष्य उज्जवल है। प्री एक्विजिशन आपने लिया होता कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसे ही अभी से नहीं ले लेने का एडलैब को, बराबर है। प्रॉब्लम है ये दिख रहा है, पर जो खरीदेगा बुरे भाव में खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो। हाँ, मैं एडवांस में नहीं कह सकता हूँ ये चीजें। ओके, आईसीआर देखा जाता है सॉल्वेंसी के लिए, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है। यू कैन सी वंडरला 310, डेल्टा कॉप 12। अब डेल्टा कॉप का ये 12 इसलिए क्योंकि कुछ लीज लायबिलिटीज होती है, उसकी वजह से आपकी डेब्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। वंडरला की ये चीज सबसे अच्छी है, राइट। अब आजवा फन, एनमैन, एड लैब की तो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी उल्टी है, मतलब उनको जो ब्याज भरना है वो उनका इनकम में से खर्चे निकाल के जो पैसे बचता है वो सफिशिएंट ही नहीं है, सब डेंजरस है, बराबर है दोस्तों। इसीलिए रिटर्न किधर मिले, रिटर्न, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स देखे जाते हैं, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बढ़िया निको पार्क की है, राइट। आपने रिसेंटली जो देखा एक्विजिशन, उसका फायदा निको पार्क को हुआ है, राइट। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न इन इक्विटी दोनों ही निको पार्क की है, लेकिन हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक रीजनल प्लेयर हुआ है, राइट। जब तक कोई रीजनल प्लेयर बाहर निकल के एक्सपांशन पे नहीं आएगा, लोगों को लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, राइट। एक रीजन की कोई कंपनी हो, वो रीजन में प्रॉब्लम हो तो कंपनी को प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा कॉप रीजनल नहीं रही, वो सिक्किम में भी एक्सपांड कर रहे हैं, गोवा में भी है, हमारे गुजरात के दमन में भी है, राइट। वैसे ही वंडरला चेन्नई जा रही है, कोची है, बेंगलोर है, धीमे धीमे वो पूरी यात्रा को पूरा करेगी, राइट। तो नेशनल कंपनी में रहो, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और डेल्टा कॉप और वंडरला दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव और अच्छे है। अब देखो ये टाइम पे अपने को उम्मीद नहीं करना चाहिए वैसे ये चीज, राइट। ये 2020 में ऐसा था, ये इमर्जिंग है, अभी तो ये पैसा लगाते रहते साइकिल में, प्रॉफिट आया लगाओ, प्रॉफिट आया लगाओ एक्सपांशन में, तभी तो चेन्नई का नया पार्क आपको वंडरला का देखने को मिलेगा, राइट। पैसे नहीं लगाएंगे तो किधर देखने को मिलेगा। अगर वो एक्सपांड करेंगे नहीं तो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा। एक ही थीम पार्क में लोग बढ़ेंगे क्या? बढ़ेंगे पर लिमिटेड। हमको मल्टीपल एक्सपांशन चाहिए तो कैपेक्स जरूरी है, राइट। और कैपेक्स से कैश फ्लो साइकिल थोड़ी बिगड़ती है, पर जो कंपनी घर बैठे बैठे बोलेगी मेरे को तो खाली कैश फ्लो चाहिए, मैं एक्सपांड नहीं करूंगा, वो कंपनी में आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले। बड़ा बनने के बाद ये सब करने का, इमर्जिंग मार्केट में प्लीज प्योर कैश फ्लो मत देखो, राइट। नाउ बुक वैल्यू देखते हैं। देखो बुक वैल्यू कब देखी जाती है, यहाँ पे भी अभी सब कंपनी की मत देखना, ये सेक्टर की बुक वैल्यू इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अभी आप इनका पी नहीं देख पाओगे आप ज्यादातर फंडामेंटल में आप पी देखते हो, फॉरवर्ड पी देखते हो, फ्यूचर पी देखते हो, यील्ड देखते हो, वो सब चीज इधर काम नहीं लगेगी, सब कंपनियां लॉस कर रही है। लास्ट ईयर आपकी सारी कंपनियों ने लॉस किया ड्यू टू कोविड। तो ये कौन सा रिस्क था दोस्तों,
इसे हम ऐसा रिस्क कहेंगे जो कंपनी की वजह से नहीं था, दिस वाज अ सिस्टमेटिक रिस्क, एक प्रॉब्लम आया, राइट, और इसने, ये रिस्क ने आपके धंधे को बिगाड़ा, इनके हाथ में तो था नहीं, राइट। तो ऐसा रिस्क भी आता है, तो प्रॉब्लम कभी कभार होता है, राइट। अब ये रिस्क आप देख लो, ये रिस्क की वजह से कंपनियां वो बचेगी जिनकी बुक वैल्यू होगी। तो जब कंपनी लॉस करती है, उनकी बुक वैल्यूज देखी जाती है, पी नहीं देखा जाता है उस समय। ये मैंने आपको सारी कंपनियों की बुक वैल्यू दी है। वंडरला की बुक वैल्यू 139 है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए जब वंडरला टूट रहा था, देखो शुरुआत में जब वंडरला टूट रहा था तब किसी को पता नहीं था कि ये जो कोविड है ये बंद कब होगा, राइट। पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुले, राइट, पहले वंडरला बुक वैल्यू के भी नीचे गया होगा, क्योंकि इन्वेस्टर सीधा क्या सोचते पता है, इस साल लॉस करेगा, बुक वैल्यू गिरेगी। अगर 2-3 साल लॉस करता गया तो बुक वैल्यू और डाउन हो जाएगी। तो इन्वेस्टर थोड़े कोशियस रहते, तो शुरुआत में बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे आया, फिर बुक वैल्यू के आसपास सस्टेन हुआ। क्यों? क्योंकि इतना तो बुक वैल्यू है यार कंपनी का, राइट। अब इन्वेस्टर देखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद जितने लोग ज्यादा जाएंगे, ये सपोर्ट से रैली आता है, राइट। सो 139 इज बुक वैल्यू ऑफ वंडरला, 76 वाज बुक वैल्यू ऑफ डेल्टा। देखा डेल्टा भी रुका किधर था। अब आप बुक वैल्यू देखोगे नहीं, आप पी देखोगे तो काम नहीं लगेगा आपको इधर, राइट। निको पार्क का 7 रुपए का बुक वैल्यू, बाकी सबके नेगेटिव बुक वैल्यू। एडलेब का तो गिनो ही नहीं। आप शेयर लेते हो, मतलब ये समझ लो एक शेयर पे 82 रुपीज का आप कर्जा ले रहे हो, समझे कि नहीं? नहीं लेने का यार, कम से कम वंडरला लेंगे तो 139 तो अपने पास आ गया, इतना तो मेरा वैल्यू है कि नहीं कंपनी में। इसीलिए दोस्तों वंडरला की प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रही है, अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना भाव अभी चल रहा है, पहले नहीं था, बुक वैल्यू पे आ गया था। डेल्टा कोप का अभी भाव 4 गुना हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने रिकवरी देखी, बराबर है। निको पार्क अपने बुक वैल्यू से 10 गुना चल रहा है रिसेंट एक्विजिशन के बेनिफिट्स की वजह से, राइट। सो दिस इज ऑल वी नीड टू सी इन कंपनी। दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ये मैंने वंडरला का चार्ट दिया हुआ है, कितना ही गिरा, ये अपने आईपीओ प्राइस पे आ गया था अभी कोविड में। देखो इन्होंने किधर परफेक्ट आपके बुक वैल्यू पे सपोर्ट लिया कि नहीं, राइट। तो कौन से ब्रह्मास्त्र को, कौन से शस्त्र को कब निकालना है वो पता होना चाहिए। बुक वैल्यू कब देखना है। आप आईटी में देखो बुक वैल्यू कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो तगड़े कैश पे बैठी हुई है, राइट। वहां की कंपनियों को पी से देखना पड़ेगा, सस्ता महंगा देखने के लिए। ऐसी कंपनियों को, इमर्जिंग कंपनियों की बुक वैल्यू देखनी चाहिए, राइट। हमने पिछले साल भी आपको यही 410 का टारगेट बताया था, अभी भी मैं यही उम्मीद करूंगा दोस्तों नीचे आएगा, 160 के आसपास में एडिशन करूंगा वापस से, राइट। मैं बता दूं आपको डिस्क्लोजर, वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी सिंस इट्स आईपीओ, राइट, क्योंकि इसके अलावा और कोई कंपनी तो अच्छी थी नहीं है सेक्टर में। डेल्टा कॉर्प कसिनो में बढ़िया है, यहाँ पे भी निवेश करते हैं दोस्तों। अब आपकी राय हो सकती है मुझे कसिनो में नहीं डालना है तो नहीं डालने का, देखो पहले दिल की सुनने की है, बराबर है, सुनने की, सही बात है। आपको लगता है मुझे नॉनवेज कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करने का, सही बात है, राइट। आपको लगता है कसिनो में नहीं डालना है, बियर में नहीं डालना है, नहीं डालो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक दो ही अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पे पैसा बनने वाला है। सिर्फ यू थिंक आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन कसिनो, डोंट इन्वेस्ट, इट्स ऑल राइट, वंडर लाइफ देयर, तगड़ा पैसा बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन डेल्टा को। 210 170 हमने ये आपको पहले भी भाव बताया था। कोविड में जब ये गिरा, देखो बुक वैल्यू पे रुका था ये, आपको अब 5% प्रॉफिट बुक करने का हमने रिकमेंड किया था पिछले रिजल्ट में भी। देखो ये रैली बढ़िया की है इसने, और अभी 350 आया है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने का 5% जितना। 100 शेयर है, 5 हटा के मजा करो, 5 हटा के वही रुपयों से, राइट, वही रुपया यूज करो ना एंजॉय करने के लिए, बराबर है। सो डेल्टा कॉर्प 5% प्रॉफिट बुकिंग इधर, और बाकी 5% अपन 3 साल में प्रॉफिट बुक करेंगे, लिख लो डायरी में 600 रुपए पे। तो चिंता नहीं करने की, लोग पैसा खर्चने वाले हैं, यहाँ पे लोग पैसा खर्चेंगे और ये सेक्टर बढ़ने वाले हैं। ये है इमेज का माया जाल। क्यों हम बरसों पहले भी मना करते थे, क्यों हम अभी भी मना कर रहे, लोग फिर भी एवरेज करते जाएंगे, करते जाओ, कोई चिंता नहीं, बराबर है। हमें नहीं करने की। लोग बोलेंगे ये 2 रुपया है, 5 रुपया है, ये 10 आ जाएगा, आने दो ना दोस्तों। बड़ा बात क्या होता है पता है, आपकी ये डेल्टा हो, वंडरला हो,
ये पूरा समय चलती नहीं है तो भी आपको डिविडेंड देती है। कैश फ्लो आता है कि नहीं आपके पास? यहाँ पे आएगा क्या कोई भी कैश फ्लो? लोगों ने 10-10 साल से रखे होंगे, जीरो डिविडेंड। आपका भी कैश फ्लो बंद है। दिस इज निको पार्क, मैंने बताया दोस्तों कोविड में टूटा था। रिसेंट एक्विजिशन बेनिफिट्स की वजह से रैली किया है, राइट? बट स्टिल योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी वंडरला ऑल डेल्टा कॉर्प। अपने अपने हिसाब से सोचना आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट आ गया है तो मैं उसकी थोड़ी डिटेल भी आपको बता देता हूँ, राइट? डेल्टा कॉर्प का ये धंधा देखो, 100 करोड़ से लेके दोस्तों इनको 800 करोड़ आने में 10 साल लगे। मैंने आपको आईटी बताया था कि नहीं कल, कि आईटी का जो धंधा है 10 गुना 10 साल में हुआ था वो जमाने में जब वो इमर्जिंग था। तो देखो ये तो इमर्जिंग अभी है, जब रिसेंटली 10 साल में 10 गुना धंधा हुआ है। दिस इज इमर्जिंग सेक्टर। आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो छोटी कंपनियां बड़ी बनेगी, हाथी बनेगी। आईटी में मत उम्मीद करना ये चीज, आईटी में हाथी लेना पड़ेगा क्योंकि सारा मैदान का घास वही खा जाएगा। वैसे इधर कौन है? इधर कुछ छोटी कंपनियां हैं जो अपने सेक्टर की बड़ी है। 10 साल में देखना ये कंपनियां किधर पहुंचती है। प्रॉफिटेबिलिटी, सब कंपनी लॉस कर रही है ये सेक्टर में, दो ही कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वंडरलैंड, डेल्टा कॉर्प, राइट? यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों धंधा अफेक्ट हुआ था ये समय पे, कंपनी ने लॉस किया था, याद है क्यों? डिमोनेटाइजेशन। दोस्तों जानते ही हो आप लोग की ज्यादातर कैश में जहां पे धंधे चलते हैं, ज्यादातर एम्यूजमेंट पार्क, उसका एक नाम तो आता है यहाँ पे, एम्यूजमेंट पार्क में कसिनो, ब्लैक का पैसा होता है दोस्तों। देखो बोलना पड़ेगा सबके सामने, अब गलत जगहों पे ही ज्यादातर ब्लैक का पैसा जाता है। डिमोनेटाइजेशन से इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट आई थी, राइट? आप देख सकते हो धंधा आधा लॉस करने लगी और वही धंधे को पार करने में इनको 5 साल लग गए थे, राइट? अभी सब क्लियर है इन दिस सिनेरियो। अब दोस्तों जीएसटी के आने के बाद ब्लैक का कारोबार बन गया। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब का फायदा दोस्तों आपको ऐसे ही थोड़ी ना होने वाला है। अब दोस्तों वो आगे बढ़ेगा जो सच्चा है, राइट? देखो गलत काम कुछ समय तक चल सकते हैं, जीएसटी नहीं भरेंगे कुछ कंपनियां चलाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं टिकता है ऐसा, बराबर? तो ये हमने पूरा इतिहास देखा डेल्टा कॉर्प का। ये 600 करोड़ का धंधा पिछले साल लॉस किया था ड्यू टू कोविड। अब उम्मीद क्या रखे? देखो ग्रोथ तो इनका अच्छा ही है। इस साल का ट्रेंड देखे तो देखो Q1 से ही अच्छा ट्रेंड इन्होंने मेंटेन किया था। इस साल 47% का ग्रोथ किया, फिर भी लाइफ टाइम हाई नहीं लगा है, थोड़ा मिसिंग है। शायद अगले साल लाइफ टाइम हाई लग जाए, राइट? अभी लाइफ टाइम हाई पिछले साल नहीं लगा है, 47% का ग्रोथ है। अब दोस्तों क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने एनुअल रिजल्ट डाले हैं, 47% से इनकम बढ़ी, खर्चे खाली 18% से बढ़े। क्यों? क्योंकि ये डेप्ट फ्री है, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी। इनको ज्यादा धंधे किधर से आते हैं दोस्तों, देख लो। अभी ये समय भी इनको बड़ा धंधा कसिनो ने दिया हुआ है। ऑनलाइन गेम 21% पार्ट है और हॉस्पिटलिटी दोस्तों 8% इनका शेयर है, जो हालांकि ये इस साल बड़ा बहुत है क्योंकि पिछले साल हॉस्पिटलिटी यानी रिसोर्ट्स बंद थे। सबसे बड़े खर्चे इनके अभी किधर से आते हैं दोस्तों? मटेरियल, सॉरी, अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉई, लाइसेंस, राइट? लेकिन ये अभी इतना काम इसलिए नहीं लगेगा ये डेटा क्योंकि ये अफेक्टेड ईयर का है। सही डेटा देखना है तो 2020 का आप लोग अभी अपने आप देख लेना, राइट फ्रेंड्स? मैं उम्मीद क्या करूंगा दोस्तों, मैं ये साल उम्मीद करूंगा डेल्टा कोप का धंधा 30% से बढ़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा 14% के मार्जिन हो जाएंगे। तो ये साल 800 करोड़ का धंधा यानी कि लाइफ टाइम हाई सेल्स मैं उम्मीद करूंगा। तभी तो इस साल मेरे को ब्रेकआउट भी उम्मीद होगा डेल्टा कॉप का, राइट? 112 करोड़ का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट आपका लाइफ टाइम हाई नहीं है, राइट? तो प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई नहीं है, इसलिए हमने आपको एक लोअर लेवल के लेवल भी दिए हैं बाइंग के। 4 रुपए का ईपीएस है, 166 आपका फेयर वैल्यू है, राइट? मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों 2025 आते आते हम 1000 करोड़ के टर्नओवर को पार करता हुआ देखेंगे। 2035 तक ये कंपनी 4000 करोड़ के टर्नओवर को और 600 करोड़ के प्रॉफिट को, यानी आज जो इनके धंधे हैं उनके आने वाले 13 सालों में हम प्रॉफिट देखने वाले हैं। पैसा दोस्तों कोई डाउट नहीं धमाकेदार बन सकता है। स्टिल अगर कसिनो में दिल नाराज है,
नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं मत डालना। वंडरला के नतीजे आएंगे, हम जरूर उसके नतीजे भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो दिस वाज अबाउट योर डेल्टा। मैंने कुछ समय भी लिया आपको थोड़ा इंडिया के बारे में बताने में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब हम खाली फॉरेन की पिक्चर देखते, तो अगर नहीं पसंद आया हो तो माफ कर लेना। लेकिन मैं चाहूंगा अभी भी आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, कमेंट में अपने अपने एरिया की सबसे बढ़िया घूमने लायक जगह लिखो, लोगों को बताओ दोस्तों। पूरी दुनिया डोमेस्टिक टूरिज्म आपके वहां अट्रैक्ट होना ही चाहिए, भले ये शेयर बाजार से कनेक्टेड लगे या ना लगे, बट स्टिल प्लीज प्रमोट योर डोमेस्टिक टूरिज्म। तब जाके हम फॉरेन टूरिज्म बढ़ा पाएंगे और आपकी ये सब कंपनियां जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये जबरदस्त बड़ी बनेगी दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, तो ये था दोस्तों मेरी ओर से। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार का आप अगर अलग अलग कंपनी के रिजल्ट सीखना चाहते हो, हम सारे रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद टू एवरीबॉडी, जोर से जय हिंद।